मान कहते हैं। परम सम्माननीय आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रतीक बर्मन देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के इस उपलक्ष्य पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी के लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करें। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से आने वाला खून में 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग फांसी तक चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात यह जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना अगर देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में और नंगे पाँव में जब वो तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा विवश करती है ऐसा करने पर। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, केवल भोजन की निवालों को जानते हैं, केवल भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज इस दौर का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने मन के भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे स्थान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मृत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और यह भारत मेरा है, यह भारत मेरा है। एक शैक्षणिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस दुनिया को पूरे भारत ने नालंदा और तक्षशिला देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की
बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शैक्षणिक संस्थान है, वही इस देश में गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना थमा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण, वो हमारे देश की शिक्षा नीति आज केवल 2 प्रकार के लोगों के लिए बन के रह चुकी है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में भारत का प्रत्येक नागरिक अपना हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं, पत्थर से लगा करती है। और मैं सलाम करना चाहूँगा सीमा पर दिन रात हमारी रक्षा में तैनात उन सैनिकों को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसानों को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा यह कहना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है देश को विकसित बनाने की और हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की। अंत में मैं अटल जी की पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।